हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आरुण कत्यायन वॉल्यूम फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 2 क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉप पैटर्न को देखने वाले हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको भी समझेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्टली डिस्कस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन एंड झूमिंग कल्टीवेशन। तो ये एक ही चीज के 3 नाम हैं। तो हम समझते हैं कि ये होता क्या है। Forest land is cleared and cultivated due to cultivation of the same crop, generally rice, on the same cleared forest land year after year. Soil productivity is lost. Soil productivity is lost and crop is shifted to other slashed and burned land. ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि जो फॉरेस्ट लैंड होती है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई फॉरेस्ट एरिया है। अब इस फॉरेस्ट एरिया से क्या होता है कि फॉरेस्ट को हम कट कर देते हैं और वहां पे क्या होता है, हम कल्टीवेशन करना स्टार्ट। पहले हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, फिर वहां पे जो बचता है उसको जला देते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे कल्टीवेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉप की सोइंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम एक ही क्रॉप को बार बार यहाँ पे ग्रो करते रहते हैं, मतलब एक ही फील्ड पे एक ही क्रॉप। जैसे हमने यहाँ राइस लगाया है तो हर बार यहाँ पे हम राइस की या पैडी की ही क्रॉपिंग करते रहते हैं। तो होता क्या है उससे, जब हम बार बार एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वहां पे जो सोयल की फर्टिलिटी, जो इस फील्ड की फर्टिलिटी है ना, उत्पादन क्षमता है, फर्टिलिटी, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं तो हमें जो क्रॉप रहती है हमारी, वो हर बार उसी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है जो उसको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि से जब क्रॉप सेम है तो न्यूट्रिएंट भी वो एक ही लेगी। तो उससे होता क्या है कि हमारी सोयल में न्यूट्रिएंट धीरे धीरे कम होते रहते हैं, जिससे कि हमारी सोयल क्या हो जाती है, अनफर्टाइल या लो फर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से हम इस पे और क्रॉप, हम फसल को उगा नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है कि हम उस फील्ड को, जब उसमें जितनी क्रॉप, 1 2 3 क्रॉप ग्रो की, उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी या उसकी जो क्षमता थी उत्पादन करने की वो समाप्त हो जाती है, तो हम उस लोकेशन को शिफ्ट कर देते हैं और दूसरी जगह पे फिर से हम वन को कट कर देते हैं और वहां पे बर्न करने के बाद फिर से हम वहां पे क्रॉप की सोइंग करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि हम अपनी फील्ड पे कोई न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर या फार्म जो आपकी है मैन्योरिंग वगैरह नहीं करते हैं। हम क्रॉप ग्रो करते रहते हैं और सेम क्रॉप ग्रो करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोयल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और हमको वो सोयल छोड़ के फिर से न्यू सोयल पे शिफ्ट होना पड़ता है। इसीलिए इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेयर सेम क्रॉप, हेयर सेम क्रॉप grown year after year. In this case, land is rotated, but crop is fixed. Therefore, it may be called land rotation. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी लैंड है, जैसे ये लैंड है, अब इस लैंड पे हम सेम क्रॉप ग्रो करते रहते हैं जब तक इसमें फर्टिलिटी रहती है, जब तक इसकी उत्पादन क्षमता बनी रहती है। उसके बाद क्या होता है कि हम इस फील्ड को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह फॉरेस्ट को हार्वेस्ट करके हम न्यू लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन क्रॉप हमारी सेम ही रहती है ना। तो इसी को बोला जाता है लैंड रोटेशन। यहाँ पे क्रॉप का रोटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड को हम रोटेट कर रहे हैं। मतलब एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, जब वो सोयल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो हम उस लैंड को ड्रॉप कर देते हैं और नई लैंड पे चले जाते हैं। तो इसको बोला जाता है लैंड रोटेशन। ठीक है, शिफ्ट करना क्रॉप को एक जगह से दूसरी जगह, फिर लैंड को रोटेट करना, क्योंकि जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई तो हमें नई लैंड पे रोटेट करना होगा, नई लैंड पे क्रॉप को ग्रो करना होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैंड रोटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ लैंड हेंस कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ये जो लैंड का शिफ्ट, जो हमारी सोयल है, जो हमारी भूमि है, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसी को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। और इसी को हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
प्रैक्टिसेज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जो ये प्रैक्टिस होती है, जो ये लैंड रोटेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन है, ये प्रैक्टिस ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, छोटा नागपुर, प्लेटू, झारखंड, है ना, झारखंड में, और एमपी हिली एरियाज। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिसेज है, ये आपसे पूछा जाता है कि जो झूमिंग कल्टीवेशन है वो कहाँ पे किया जाता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, झारखंड एंड एमपी की जो हिली एरियाज है वहां पे इसका कल्चर या इस प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रॉप हमारी फिक्स, पहले तो हम फॉरेस्ट को कट करके क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते रहते हैं जब तक उस सोयल की फर्टिलिटी बनी रहती है। जैसे ही फर्टिलिटी खत्म होती है हम क्रॉप तो वही रखते हैं, लेकिन हम उस लैंड को छोड़ के नई लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन और झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। क्रॉप रोटेशन इज अबाउट रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि लैंड को हम क्या करते थे, रोटेशन करते थे। तो ये एक अच्छी बात नहीं थी कि हम लैंड को रोटेट, जैसे जब तक उसमें उत्पादन देने की क्षमता रहती थी हम उसको यूज करते थे, उसके बाद उसको छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्रॉप रोटेशन में क्या है कि हम क्रॉप को रोटेट करते हैं, है ना, लेकिन लैंड को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी सोयल है, इस पे हमने पहले राइस लगाया, है ना, उसके बाद वीट लगा लिया, उसके बाद फिर हम मेज लगा लिए खरीफ में, फिर हमने चिक भी लगा ली। तो ये क्या है, क्रॉप को रोटेट किया जा रहा है, यहाँ पे क्रॉप का रोटेशन हो रहा है, और फील्ड जो हमारी है वो सेम है ना, सेम फील्ड पे ये सारा कुछ करते हैं। तो वहां पे लैंड को रोटेट किया जा रहा था, यहाँ पे क्रॉप को रोटेट किया जाता है। तो क्रॉप रोटेशन इज अबाउट रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन, हेयर लैंड इज फिक्स। तो यहाँ पे जो हमारी सोयल है वो क्या है, ये जो सोयल है ये फिक्स है ना, इसको हम रोटेट नहीं करने वाले हैं। बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर, और हम क्रॉप जो हमारी है उसको हम ईयर आफ्टर ईयर रोटेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इससे होगा क्या कि जो हमारी सोयल की उत्पादन क्षमता है ना, जो इसकी फर्टिलिटी है वो क्या है, वो बनी रहेगी, है ना, फर्टिलिटी बनी रहेगी, तो हमारी क्रॉप आसानी से ग्रो होती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, on a certain land repeated cultivation of crop and follow land in a certain sequence is called crop rotation। समझ गए। अब होता क्या है कि हमारा जो ये फील्ड है इस पे हम किस तरह से ईयर वाइज ईयर क्रॉप को ग्रो करते हैं, है ना, क्या हमारा प्लान रहता है। जैसे हमने क्रॉप राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम लिया है ना, राइस व्हीट, तो इसमें क्या होगा, हमने खरीफ में राइस लगा लिया, रबी में हम व्हीट लगा लेंगे, है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है, क्रॉप रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने सेकेंड ईयर में मेज ले लिया खरीफ में, और चिकपी ले लिया, मेज खरीफ में लिया, और जो ग्राम था उसको हमने रबी में ले लिया। ये क्या कहलाता है, रोटेशन। ऐसे ही हम दो क्रॉप से अधिक भी रोटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, लैंड जो हमारी सोयल होती है वो फिक्स होती है, लेकिन हम क्रॉप को चेंज करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, है ना। मेंटेन एंड इवन इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी एंड स्टेबलाइज इनकम। इससे होता क्या है कि हमारी जो सोयल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और हमारा जो इनकम है वो स्टेबल रहता है, वो बराबर बना रहता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट चेक द सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन मॉइस्चर। इसमें क्या होता है, जब हम क्रॉप में वेरिएशन लाते हैं, जब हम एक बार दूसरी क्रॉप बोते हैं, दूसरी सीजन में फिर अलग क्रॉप बोते हैं, और न्यू सीजन में फिर से अलग क्रॉप बोते हैं, तो उससे होता क्या है कि सोयल इरोजन नहीं होने पाता है, क्योंकि कुछ जो हमारी क्रॉप होंगी वो डीप रूटेड होंगी, कुछ सैलो रूटेड होंगी, जिसकी वजह से जब डीप रूटेड सोयल जो हम क्रॉप बोएंगे तो उसमें क्या होगा, इरोजन के चांसेस घट जाते हैं, और कंजर्वेशन जो सोयल को ढक के रखेगी क्रॉप, वो मॉइस्चर को भी कंजर्व करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो हमारे इरोजन भी कम हो जाता है, मतलब मृदा का क्षरण भी कम होता है, प्लस उसके अंदर जो सोयल के अंदर वाटर को, मॉइस्चर को, जो नमी है उसको सेव करना, कंजर्व कंजर्व करने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर ए बैलेंस प्रोग्राम ऑफ वर्क थ्रू द ईयर। और इसमें क्या होता है, पहले से डिसाइड हो जाता है कि हमें कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, हम उसी के हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेज को फॉलो करते हैं, है ना। हमें पहले से पता होता है कि जब रबी सीजन आएगी तो हमें ग्राम बोना है या फिर मस्टर्ड बोना है, वो पहले से डिसाइड होता है। तो उसी के हिसाब से हम चीज़ों को तैयार करते हैं। जो हमारे इनपुट, जो हमारे आउटपुट आउटपुट जो हमें मिलेगा प्रोडक्शन, उसके लिए जो इनपुट की आवश्यकता होगी वो हम उसी हिसाब से क्रॉप को देने की कोशिश करते हैं, उस तैयारी में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल क्रॉप रोटेशन इज द की ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर। जो क्रॉप रोटेशन है बहुत ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, विच आई एम टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इल्ड बाय मेंटेनिंग सोयल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, उससे होता क्या है कि हमारी जो सोयल है वो तो मेंटेन रहती है और हमें जो यील्ड है वो भी मैक्सिमम मिलती है। उसके बाद जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम रोटेट करते हैं क्रॉप को तो हमारे सोयल की जो इन्वायरमेंट है वो भी मेंटेन रहता है और हम जो हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट है वो भी मिलते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्मिंग। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जब बहुत ज़्यादा जो आपके सिंथेटिक प्रोडक्ट थे उनको यूज किया जाने लगा, जो सिंथेटिक केमिकल थे उनको यूज किया जाने लगा। क्यों यूज किया गया? क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमें अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ रही है ना। अधिक हमें जो फूड क्रॉप है, जो फाइबर क्रॉप है, उनको ग्रो करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हुआ क्या कि जब बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज करने लगे तो ये क्या हुआ कि हमारे जो फूड मटेरियल हैं उनमें जाने लगा, उसका जो रेजिड्यू था वो उसमें जाने लगा और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। तो इसीलिए कि हमारा जो, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमारी पॉपुलेशन को प्रोडक्शन, जितना हमें पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम जिस तरह चल रहा है कन्वेंशनल में, तो उस तरह अगर चलते हैं तो भी हमको प्रॉब्लम हो रही। तो इसलिए हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाया। इससे क्या हुआ कि हम जरूरत पड़ने पे सिंथेटिक प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, जो केमिकल हैं उनका भी यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करें। तो दोनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन भी कम ना होने पाए और हमें हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी ना झेलनी पड़े, है ना। आइए देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज कम अप बिकॉज यील्ड फ्रॉम द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। मॉडर्न कमर्शियल एग्रीकल्चर, है ना, जो इस समय मॉडर्न कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसके लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ही आवश्यकता पड़ी, है ना। रीचिंग ए प्लेट्यू एंड द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, उनका यूज करने लगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो सोयल का हो या एटमॉस्फेयर है, वो दोनों को डिस्टर्ब करने लगा ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन फूड चेन, हुआ क्या, जो हमारा जब बहुत ज़्यादा हम सिंथेटिक यूज करने लगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट किया, हमारे सोयल के इन्वायरमेंट को इफेक्ट किया और जो हमारी फूड चेन था ये धीरे धीरे उसमें जाने लगा, है ना। इसलिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे जोर देना पड़ा। ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द फॉर्म ऑफ फार्मिंग विच प्रोड्यूस सफिशिएंट, है ना, विच प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड टू मीट द नीड of the present generation without eroding the ecological assets and productivity of life supporting system of future generation, है ना। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इसीलिए अपनाया गया कि जो हमें जितना फूड ग्रेन या हमें चाहिए वो भी हमें मिलता रहे, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना होने पाए और जो हमें फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम चीज़ों को सेव कर पाए, है ना। नेक्स्ट है नेचुरल फार्मिंग।
नेचुरल फार्मिंग इज एन द एक्सीलेंट illustration of sustainable agriculture. It is also known as ecological farming, eco farming, and organic farming और परमाकल्चर। तो नेचुरल फार्मिंग को हम इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड परमाकल्चर भी बोलते हैं। अब नेचुरल फार्मिंग क्या होता है कि इसमें हम जो सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करते हैं, कंप्लीटली अवॉइड करते हैं ना। आप कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, इन सबको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। और जो नेचुरल चीजें हैं, जो आसानी से हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उन्हीं का हम इसमें यूज करते हैं। जैसे हमारा ये फील्ड है, इस पे हम जो भी क्रॉप ग्रो करेंगे उसके लिए न्यूट्रिएंट हो या फिर जो इंसेक्ट को खत्म करने के लिए हो या वीड को खत्म, यहाँ पे जो भी हम यूज करेंगे वो नेचुरली होगा, वो हम सिंथेटिक किसी केमिकल से बना हुआ नहीं होगा। उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, परमाकल्चर। इससे होगा क्या कि हमारा एक तो जो इकोलॉजी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी केमिकल यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो इन्वायरमेंट है सोयल का, है ना, सोयल इन्वायरमेंट, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्गेनिक चीजें यूज करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी सिंथेटिक मटेरियल हम यूज करने वाले नहीं। जिससे होगा क्या कि हमारे सोयल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो वो अच्छा वर्क करेंगे। जब वो अच्छा वर्क करेंगे तो हमारे जो जो प्रोडक्ट होगा, जो हमारा प्रोडक्शन होगा, वो भी इतना हेल्थी होगा, जिसको वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब हम सारा कुछ यूज करते हैं नेचुरली, तो फिर यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो कम प्रोडक्शन होगा तो भी काम नहीं चलने वाला, इसलिए नेचुरल फार्मिंग को पूरी तरह से अपनाना मुश्किल हुआ। इसलिए सुधार करके क्या किया गया कि कोशिश की जा रही है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे जोर दिया जाए, है ना। नेक्स्ट है, इट इज कॉल्ड इको फार्मिंग बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। जो आपका नेचुरल फार्मिंग है वो क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस करता है। इज गिवन द इम्पोर्टेंस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, है ना। इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है वही मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट का। इट इज ए सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन विद यूज ऑफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन एंड मिनिमम टिलेज, है ना। इसमें क्या करते हैं, एक तो मैन्योर का यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं, मैन्योर, क्रॉप रोटेशन एंड मिनिमम टिलेज का यूज करते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आल्सो इन्वॉल्व एग्रोफॉरेस्ट्री एंड मल्टी लेवल कल्टीवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड हस्बेंड्री। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, हम क्रॉप के साथ एग्रोफॉरेस्ट्री भी करते हैं और एनिमल को भी हम अपनी जो फार्म में है उस पे लाते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम, है ना। तो क्रॉप रोटेशन हम समझ गए। क्रॉप रोटेशन क्या था कि हम एक ही फील्ड पे क्रॉप को रोटेट करके बोए, है ना। हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि क्रॉप को हमें, जैसे हमने क्रॉप रोटेशन में क्या था कि राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम जो है ना, राइस व्हीट, इससे में ये क्या था कि हम पहले राइस को ग्रो करेंगे खरीद में, फिर व्हीट को ग्रो करेंगे, ये एक क्रॉप रोटेशन था। उसके बाद आपका आता है क्रॉप पैटर्न, है ना। अब क्रॉप पैटर्न क्या है कि जो हमारी ये फील्ड है इस पे हम, जो हमने क्रॉप रोटेशन बनाया है उसको कैसे ग्रो करना है वो कहलाता है क्रॉप पैटर्न, है ना। कैसे हम ग्रो करेंगे, पहले जैसे मान लीजिए हमने राइस को ग्रो किया, फिर आप व्हीट को ग्रो कर रहे हैं। और ये जो फॉर्म है इसमें हम कितने में राइस ग्रो करेंगे, कितने में व्हीट, मान लीजिए, और मेज ग्रो कर रहे हैं, है ना, मेज ग्रो कर रहे हैं। ये आपका क्या है, जैसे यहाँ पे राइस ग्रो किया, मेज ग्रो किया खरीफ में, फिर व्हीट ग्रो किया और मस्टर्ड ग्रो किया। तो इसके लिए पहले से हम डिसाइड कर लेंगे कि कितनी फील्ड पे क्या ग्रो करना है, उसी को बोलते हैं क्रॉप
पैटर्न, मतलब जो हमारी रोटेशन है जिसको हमने लिया है उसको किस पैटर्न में हम ग्रो कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जो हमारा फार्म है वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे लो लैंड है, कहाँ पे अपलैंड है। जैसे लो लैंड होगी तो वहां पे हम राइस लगा देंगे, जहाँ अपलैंड होगी वहां पे हम मेज लगा देंगे खरीफ में, है ना। इस तरह से। और जो आपका जब आपका रबी सीजन आएगा तो हम यहाँ बीट लगा देंगे, यहाँ पे चिक पी लगा देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, क्रॉप को पैटर्न बनाते हैं कि किस पैटर्न में हमें क्रॉपों को ग्रो करना है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो चलता रहे। ठीक है, तो जब क्रॉप पैटर्न, जो क्रॉप रोटेशन डिसाइड हो गया, क्रॉप पैटर्न कैसे है, कहाँ पे हम किसको ग्रो करेंगे, प्लस उसमें जब हम मैनेजमेंट जोड़ देते हैं ना, प्लस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे हम ये डिसाइड कर लिए कि क्रॉप कितनी, कहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, लेकिन अब इस क्रॉप का मैनेजमेंट क्या होगा। जैसे उसमें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, उसके वीडिंग करना, उसमें इरिगेशन करना, उसमें इंटर कल्टीवेशन करना, है ना, फर्टिलाइजर देना, मैन्योर देना, ये सब क्या है, इसका मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के तो कोई भी चीज अच्छी होने वाली नहीं है। जब तक किसी भी चीज का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो प्रोसेस, वो कंपनी, वो फील्ड, एनीथिंग वो अच्छा वर्क नहीं करेगी। तो जब क्रॉपिंग सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रॉप पैटर्न है ना, क्रॉप पैटर्न, क्रॉप पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, जब क्रॉप पैटर्न हमने डिसाइड किया है उसमें जब सारी चीजों का मैनेजमेंट हम कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है क्रॉपिंग सिस्टम। आप देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में, सिस्टम मीन्स ए सेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब हम जो उसमें यूज कर रहे हैं कंपोनेंट, ए सेट ऑफ एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्फ, है ना, दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग अमंग देम सेल्फ। इसका क्या मतलब है, जो भी हम यहाँ पे चीजें यूज कर रहे हैं अपनी फील्ड पे, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, है ना, जैसे वो एक दूसरे के काम आ सके। और इंटरेक्टिंग भी होनी चाहिए, है ना, इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, इंटरेक्टिंग भी होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्रॉपिंग सिस्टम इज इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जिससे कि जो हम इनपुट रिसोर्स हैं, इनपुट रिसोर्स हैं, उनको हम मैक्सिमम यूज कर पाए, है ना। ये ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो भी इनपुट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो हम आसानी से उनका मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे इनपुट, जो इंटर रिलेटेड क्रॉप नहीं होगी, इंटरेक्टिंग नहीं होगी, तो हमारे पास जो इनपुट है हम अच्छी तरह से मैक्सिमम यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंटर रिलेटेड हो, इंटरेक्टिंग एवं देमसेल्फ हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्रॉपिंग सिस्टम इज द इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारा जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। और जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा तभी हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जब रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा तभी हमको जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, लैंड, वाटर, सोलर रेडिएशन, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन टू ऑब्टेन हायर नेट रिटर्न, है ना। तो वहां पे बोला गया जैसे लैंड है, वाटर है, सोलर है, ये सारी चीजें प्रॉपर मिलनी चाहिए। दस इफिशियंसी इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड पर यूनिट रिसोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, है ना, जो भी हम इनपुट लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया में, उससे हमें जो आउटपुट मिले वो मैक्सिमम मिले पर यूनिट एरिया में। समझ, यही मतलब है क्रॉपिंग सिस्टम का। होता क्या है कि क्रॉप पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, जो हमने क्रॉप पैटर्न बनाया है उसका हम जब मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हम रिसोर्स, जो हम हमारे पास आउट इनपुट है उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, जिससे कि हमारा पर यूनिट जो रिसोर्स लगा है उससे पर यूनिट एरिया में आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए, उससे कहीं बेटर मिलना चाहिए। उसी को हम बोलेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय द टू मीन्स,
by increasing the area of cultivation, by increasing the productivity per area of the crop. ठीक है, but two more dimension are added: modern agriculture टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। यहाँ पे क्या जो मॉडर्न जोड़ा गया उसमें बताया गया कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए वो पर यूनिट एरिया इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस, है ना, जो हमारा प्रोडक्शन है वो पर यूनिट स्पेस में भी अधिक। ठीक है, इन दोनों के साथ इन दो ऑब्जेक्ट को और जोड़ दिया गया। नेक्स्ट, अब आज के जो हमने भी अभी लेक्चर पढ़ा है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप एंड फॉलो ऑन गिवन एरिया इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न, है ना, इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब क्या है, ईयरली सीक्वेंस, ईयरली जिस तरह से हमने क्रॉप को ग्रो करने का सीक्वेंस बनाया है, एंड स्पेटियल मैनेजमेंट, जो भी हम उसमें मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से हम उसको मैनेज कर रहे हैं, ऑफ क्रॉप एंड फॉलो। इसका क्या मतलब, मान लीजिए किसी सीजन में हमने एक क्रॉप लिया फिर फॉलो छोड़ दिया, उसको बोला गया ऑन ए गिवन एरिया, उस दी हुई एरिया में, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब एक निश्चित एरिया में जब हम क्रॉप को एक सीक्वेंस में ग्रो करते हैं, उसके मैनेजमेंट के साथ, क्या क्या उसमें मैनेजमेंट की आवश्यकता है ना, स्पेटियल मैनेजमेंट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक, नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें क्या है, आपको पता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो व्हीट की सोइंग है वो लेट हो जाती है, डिले ऑफ व्हीट सोइंग। इस क्रॉपिंग सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या है कि जब हम व्हीट को ग्रो करते हैं तो अब तक लेट हो गया होता है, इसलिए हमें लेट वैरायटी को ग्रो करना पड़ता है। नेक्स्ट है विच क्रॉपिंग सिस्टम इज हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया जाता है या क्रॉप रोटेशन यूज किया जाता है वो कौन सा है, आपका राइस और व्हीट है। ठीक, नेक्स्ट है पोटेशियम वाज एफिशिएंट यूटिलाइज बाय। तो जो हम क्रॉप में पोटेशियम देते हैं उसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कौन करता है, तो वो आपके है ग्राउंड नट। जो ग्राउंड नट क्रॉप है, जो मूंगफली है, वो सबसे ज़्यादा पोटास को यूज करती है। नेक्स्ट है जुडिशियस मिक्स ऑफ वन और मोर इंटरप्राइजेज विद क्रॉपिंग इज कॉल्ड। जुडिशियस मिक्स ऑफ वन और मोर इंटरप्राइज। देखो यहाँ पे क्रॉप की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंटरप्राइजेज। मतलब कहा गया है कि जैसे हमने क्रॉप ग्रो, हमारा ये फॉर्म है, मान लीजिए हमारा ये फॉर्म है, इसमें हमने 50% एरिया में क्या किया, क्रॉप ग्रो कर लिया। यहाँ पे हमने पोल्ट्री लगा ली, पोल्ट्री को यहाँ पे हमने डेयरी कर दिया, है ना। तो ये क्या है कि ये एक इंटरप्राइजेज है, क्रॉपिंग के साथ साथ हम एनिमल भी, डेयरी भी खोल रखे हैं, पोल्ट्री भी खोल रखे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम, ना कि क्रॉपिंग सिस्टम। यहाँ क्रॉप की बात नहीं हो रही, यहाँ फॉर्म की बात हो रही, तो ये हो जाएगा आपका फार्मिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मेन एम ऑफ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम इज। जब हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करते हैं, मतलब किसी एक ही क्रॉप को स्पेशल ग्रो करते हैं कहीं पे, तो हमारा जो मेन एम होता है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होता है ना। जिस एरिया में जो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सकते हैं उसी को ग्रो करना, जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्टिविटी हो सके, तो उसी को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट, क्रॉपिंग पैटर्न इज ए फॉर्म इज जनरली कॉल्ड एज क्रॉपिंग सिस्टम, है ना। क्या होता है, जब क्रॉपिंग पैटर्न को हम फील्ड पे ले आते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब जब हम क्रॉपिंग पैटर्न है प्लस उसका मैनेजमेंट करके अपने फील्ड पे ले आते हैं, उसी को हम बोल देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।